अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको अल्कीन्स के रिएक्शंस, जनरल रिएक्टिविटी, एक क्लास के सारे रिएक्शंस कंप्लीट करवा दिए थे, एडिशन रिएक्शंस। अभी दो क्लासेस बाकी थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। इससे पहले कि हम ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। एडिशन रिएक्शंस हमने 5 टाइप के अल्कीन्स के पढ़े थे। अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्केन्स ऑब्टेन होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स ऐड करते हैं तो हम अल्कीन्स को अल्काइल हेलाइड्स में या मोनो हेलो अल्केन्स में चेंज कर सकते हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करते हैं तो हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स आ जाते हैं। और अगर हम एल्कीन्स पर हेलोजेंस की एडिशन करते हैं तो विस्नल डायलाइड्स ऑब्टेन होते हैं। अगर हम हाइपोहेलस एसिड कोई भी ऐड करते हैं तो हमारे पास दो एडजेसेंट कार्बन में से एक पर हाइड्रोक्सी और एक पे क्लोरो ग्रुप का इजाफा हो जाता है, उन्हें हम हेलोहाइड्रेट्स कहते हैं। यहाँ तक तो हमारे कंप्लीट हुए थे एक क्लास के रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। आज हम बी क्लास स्टार्ट करेंगे इनके रिएक्शन की, जिन्हें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। पहली है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट टेम्परेचर इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल किसी भी अल्कीन का हाफ मोल ऑक्सीजन ऐड कर लेता है इन कंडीशंस में, और जो है रिजल्टिंग कंपाउंड जो है उन उस नई क्लास को हम एपोक्साइड कहते हैं। एपोक्साइड वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सीओसी लिंकेज होता है। सीओसी लिंकेज अगर किसी स्ट्रेट चेन में आ जाए तो वो ईथर क्लास होती है, और अगर किसी क्लोज चेन कंपाउंड में आ जाए तो उन्हें एपोक्साइड कहते हैं। अगर प्रोपिलीन से बनेगा तब भी यही रिएक्टिव साइट है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन का एक एटम डाइवेलेंट होने की वजह से इन दोनों कार्बन पर ऐड हो जाएगा, ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन है। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ये जो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है ये प्रोपिलीन से बन रहा है, इसको प्रोपिलीन एपोक्साइड कहेंगे। टू ब्यूटीन भी इन्हीं कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट कर जाएगा, इसमें भी रिएक्टिव साइट पाई बॉन्ड है, और आपके पास जो टू ब्यूटिलीन है, टू ब्यूटीन जो है वो भी अपना एपोक्साइड देगी, लेकिन जो एपोक्साइड बनेगा, लिंकेज बनेगा, वो इसी साइट पे बनेगा जहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है। तमाम अल्कीन्स की जो रिएक्टिव साइट है वो उसका पाई बॉन्ड होती है। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद हाफ मोल ऑक्सीजन जब इसके ऊपर ऐड होगा तो एक ऑक्सीजन का इजाफा हो जाएगा, और ये साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा प्रोपिलीन एपोक्साइड, ब्यूटिलीन एपोक्साइड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोक्सिलेशन। इसको बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। बेयर्स टेस्ट क्यों कहते हैं, पहले हम इस रिएक्शन को के प्रोडक्ट्स को देख लें, फिर हम इस रिएक्शन के टेस्ट के ऊपर भी आते हैं। देखिए इथिलीन के अंदर इस रिएक्शन को, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि KMnO4 का 1% अल्कलाइन सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन अगर लिया जाए तो इथिलीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप का इजाफा हो जाता है दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर। इसी वजह से इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हर अल्कीन की रिएक्टिव साइट उसका पाई बॉन्ड ही है। इधर भी OH का इजाफा हो जाएगा और इधर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऐसे कंपाउंड को विस्नल डायोज भी बोला जाता है, क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर OH मौजूद हैं। और इस खास कंपाउंड का जो कॉमन नाम है वो इथिलीन ग्लाइकोन है, कॉमन नाम जो है इथिलीन ग्लाइकोल। और 1,2 इथेन डाइओल भी इसको कहते हैं आईयूपैक सिस्टम में, 1,2 इथेन डाइओल। अगर इथेन पे एक बार OH ग्रुप आए तो वो एथानोल होता है, लेकिन इथेन की दोनों कार्बन पर अगर OH ग्रुप आ जाए तो फिर एथानोल कहने की बजाय इथेन डाइओल। जो साइड प्रोडक्ट्स के MnO4 और वाटर और अल्कीन के रिएक्शन में बनते हैं वो मैग्नीज का डाइऑक्साइड MnO2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। वाटर के OH के साथ ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। और ये कि MnO4 जो है ये किस फॉर्म में रिलीज होगा, MnO2 की फॉर्म में। ये था अल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं इसको बेयर्स टेस्ट क्यों कहते हैं। ये टेस्ट जो है वो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। और अल्कीन या अल्काइन को अगर आपको अल्केन फैमिली से डिस्टिंग्विश करना आ जाए, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना पड़ जाए अल्कीन या अल्काइन को, तो आप इस टेस्ट से कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपको पेपर में आ जाता है कि इथेन और इथीन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इथेन में चूंकि अनसैचुरेशन नहीं है वो KMnO4 के साथ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं देगा और ना ही इसके पर्पल कलर को डिक्लराइज या डिस्चार्ज करेगा। जबकि जो इथीन है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इथाइन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दोनों ये टेस्ट दे देंगे। बाकी फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि इथीन और इथाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डिस्टिंग्विश करना पड़ जाए तो हम इस टेस्ट के जरिए कर सकते हैं। इस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का दूसरा नाम बेयर्स टेस्ट भी है। और कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन दे देता है तो ग्लाइकोज बनते हैं और पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाते हैं।
फोर्थ एग्जांपल है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिससे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन है, आपको नहीं पता चल रहा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 कार्बन के दरमियान है या 2 और 3 के दरमियान है, तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन ओजोनोलिसिस से चेक कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ओजोन। ये ऑक्सीजन की बहुत रिएक्टिव एलोट्रॉप है। ये जब इथीन के साथ रिएक्ट करेगी तो पहले तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा मोलोजोनाइड, जिसमें तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम कार्बन के ऊपर साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये तीनों इसके ऊपर जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। ये मोलोजोनाइट अपने आप को रूम टेम्परेचर पे रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई और रिएक्टेंट इन्वॉल्व ना हो, बल्कि एक कंपाउंड के अंदर सारे जो एटम्स है वो अपने आप को एक नए वे में अरेंज कर लें। तो अब ये नई अरेंजमेंट देखें किस तरह से मुख्तलिफ है। इस पे यहाँ पे कार्बन का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन सीसी बॉन्ड के ब्रेकिंग के बाद कहाँ पे शिफ्ट हो गई है? 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गई है, COC। यहाँ पे भी जो कंपाउंड है 5 मेंबर रिंग ही दे रहा है और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम एक साथ हैं और दोनों कार्बन भी एक साथ हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट के दौरान एक जो ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गया है और आपके पास CC लिंकेज की बजाय एक COC लिंकेज भी यहाँ पे मिल रहा है। बाकी 2 ऑक्सीजन एटम इकट्ठे ही हैं, जैसे कि इधर 3 इकट्ठे थे, यहाँ पर 2 हैं। 5 मेंबर रिंग में O के बाद कार्बन, फिर 2 ऑक्सीजन और कार्बन मौजूद हैं। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन उसी तरह अटैच हैं, सिर्फ इधर भी उसी तरह अटैच है। तो चूंकि ये सिर्फ इसकी रीअरेंजमेंट से बना है, इस मोलोजोनाइड से ओजोनाइड ऑब्टेन हो गया। ओजोनाइड को वाटर और जिंक डस्ट दोनों के साथ रिड्यूस करवाया जाता है। वाटर जब इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेंज होता है, तो ये ओजोनाइड 2 कार्बोनिल कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है। ये ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हिस्सा बन जाएगी वाटर के साथ रह करके, तो ये HCH डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेकिंग के बाद जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, ये दोनों भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन कार्बोनिल कार्बन में चेंज होगी और कार्बोनिल कार्बन के किसी एक तरफ भी हाइड्रोजन मौजूद हो तो उसको फॉर्माइल फंक्शन ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पास ये एक कार्बन वाला अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड आ गया, इसको हम मेथनॉल भी कहते हैं। ये इस तरह भी हमारे पास एक कार्बन वाला अल्डिहाइड मेथनॉल है, दोनों फ्रेगमेंट्स आपके पास एक जैसे आ गए। और फिर जब जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपके पास आता है, इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करो तो जिंक ऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन हो जाता है। तीसरी क्लास जो इसके रिएक्शन की है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, वो कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें n नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल, यानी n का नंबर कोई फिक्स नहीं होता, इट मे बी 100,000, several thousand, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ATM ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन ये एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये कार्बन भी फर्दर इथिलीन को ऐड कर लेती है और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है, जो डिपेंड करते हुए जारी रहता है जितने n नंबर हों। तो इथिलीन से बनने वाले पॉलीमर को हम कहेंगे पॉली इथिलीन। इसके रिपीटिंग यूनिट के बाहर n ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उतनी टाइम रिपीट होगा लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल में जितने कि आपने n मोनोमर्स लिए हैं। इसके बाद जो मेरा अगली वीडियो होगी वो अल्काइंस की प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस पर होगी। यहाँ तक आज हमारी अल्कीन फैमिली कंप्लीट होगी।